व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोगों ने वन शॉट सीरीज स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें मैंने आपको डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के वीडियोस ऑलरेडी दे रखे हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और ये एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। और अगर आपको इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो फतेह इज अ कोर्स फॉर यू, जहां पर जाके तुम आज ही इनरोल कर सकते हो और हमारे साथ लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक, रोज 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, वेयर यू आई विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर द बेस्ट कॉलेजेस एंट्रेंस प्रोग्राम, चाहे वो आपको आईपी मैट में जाना हो, आईएम्स में जाना हो या सीयूईटी के अंदर किसी टॉप नॉच दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाना हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहां से जाकर आप एनरोल कर सकते हो। तो चलो भाई, आज शुरू करता हूं आज की क्लास। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले जो चीज है ना, उसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। वो शब्द है यूटिलिटी। अब बॉस, यूटिलिटी क्या होता है? ऐसी चीज जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सके। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई योर ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी, एंड यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है ना? ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई कर सके। लेट्स से मुझे भूख लगी है, खाना मेरे लिए यूटिलिटी है। सर समझ में आ रही है? मुझे प्यास लगी है, पानी मेरे लिए यूटिलिटी है। एग्जाम है, मुझको पेन चाहिए, पेन मेरे लिए यूटिलिटी है। क्लियर? अब दो तरह की यूटिलिटी है जो तुम्हें पढ़नी है। एक है टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी डेफिनेशन इस शेड्यूल से बताने वाला हूं, तो ध्यान देना। मान लेते हैं मैंने जब एक भी यूनिट्स नहीं कंज्यूम किया तो मेरे को कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर मैंने फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया तो मुझे लेट्स से 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। सिमिलरली एज आई गो ऑन कंज्यूमिंग सेकेंड यूनिट, देन थर्ड यूनिट, देन फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट एंड सिक्स यूनिट, मेरी यूटिलिटी यहां पर दिखती चली जा रही है। तो अगर तुमसे किसी गांव में कोई पूछे कि बेटा बेटा टोटल यूटिलिटी क्या होती है, तो क्या बोलोगे? तुम बोलोगे टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग अ कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ठीक है ना? एक कमोडिटी को कंज्यूम करने में जितना मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो टोटल यूटिलिटी है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिन, मार्जिन का मतलब डिफरेंस, मार्जिनल का मतलब डिफरेंस या एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। जीरो पर तो आएगा डैश, बिकॉज इसके प्रीसीडिंग कोई टर्म है नहीं। अभी देखो, पहले यूटिलिटी मेरे पास 0 थी, अभी हो गई 10। कितना चेंज आ गया? 10। फिर ये कितना चेंज आ गया? 7। फिर कितना चेंज आ गया बॉस? 4। फिर कितना चेंज आया? 1। फिर कितना चेंज आया? 0। एंड देन लास्ट में 22 से 19 -3। क्या तुम्हें बात समझ में आई? अगर तुमसे कोई मीलों 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 दूर पूछ ले कि बॉस मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो तुम बताओगे इट इज एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। अब एमयू का फॉर्मूला है, एमयू का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN-1। ये अंग्रेजी में क्या कह रहा है कि TUN माइनस TUN-1, मतलब इस वाले टर्म से इसके प्रीसीडिंग वाले टर्म को माइनस कर देंगे और आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकलती दिख रही होगी। क्लियर? समझ में आया? अब ना क्या आता है पेपर में, आपके पेपर में रिलेशनशिप पूछे जा रहे हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप्स? वो नहीं जिसमें तुम हो, यहां पर वो रिलेशनशिप पूछे जा रहे हैं जो TU और MU के बीच में है। तो चलो भाई देखते हैं, हेडिंग डालते हैं अगली, रिलेशनशिप बिटवीन TU and MU। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। अब ये क्या रिलेशनशिप होने वाला है? चलो मैं बनाता हूं एक डायग्राम, तुम मेरे साथ ये डायग्राम फ्री हैंड बना सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। यहां पर है यूनिट्स, यहां पर है TU/MU। ठीक है? ये है बॉस मेरा TU, और जहां पर TU मैक्सिमम है वहां पर MU। अब आप चाहो तो बुक का भी डायग्राम बना सकते हो, वो तो मेरी मैम को पसंद है, लेकिन ये भी डायग्राम बनाओगे तो गलत नहीं होने वाला है। अब चलो यहां पर इसका रिलेशनशिप देखते हैं क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU देख रहे हैं। भाई देख, भाई देख, भाई देख, MU ना इस पॉइंट पर 0 है, इस पॉइंट से पहले MU पॉजिटिव है, और इस बात के बाद, इस पॉइंट के बाद MU क्या हो रहा है? नेगेटिव। तो हम कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट, as long as MU is positive, TU is increasing। सही बात है, सही बात है। ठीक है ना? इस पॉइंट से पहले पहले तक देखो MU पॉजिटिव है और TU यहां तक बढ़ रहा है। फिर क्या हुआ? सेकंड रिलेशनशिप क्या हुआ? when MU is 0, TU is maximum।
मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट पर mu 0 हो रहा है ना बेटा, उसी पॉइंट पर tu मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर? थर्ड पॉइंट पर आएंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन mu becomes negative tu starts falling, ठीक है ना। When mu becomes negative tu गिरने लगा। बात समझ में आ गई क्या सर? ये रिलेशनशिप लिख के आएंगे तो मैम को पसंद आएगा? अरे मैम को ये सारे रिलेशनशिप पसंद आएंगे, तुम क्यों परेशान रहते हो? ठीक है ना भाई, समझ में आ गया सबको यहां तक? जल्दी से नोट करो। तो भैया नोट कर लिया, बढ़े आगे। अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेहतरीन टॉपिक है, पेपर में आने की उम्मीद या चांसेस ऑफ कमिंग इनटू योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन बहुत हाई हैं इस क्वेश्चन के। और अगर मुझे कमेंट करके बताओ अगर ये तुम्हारे प्री बोर्ड, हाफ ईयरली या किसी भी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है। तो भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहलाता है, इसके बारे में बात करते हैं पहले, और फिर इसको मैं बताऊंगा कि लिखना कैसे है ये एग्जाम में अगर आ गया तो। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि पिछला शेड्यूल निकाल लेते हैं यूनिट्स और एमयू का, ये वाला शेड्यूल देख रहे हो ना जो मैंने अभी प्लॉट किया था यहां पर, ये वाला। तो यही लिख लेते हैं हम लोग 1 से लेकर 6 तक। चलो भाई लिख कर दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और तुम समझना मेरे साथ साथ एमयू कैसे निकाला था। पहले में आया था 10, दूसरे में 7, देन 4, देन 1, फिर 0, फिर -3। अब तुम्हारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, एक लाइन में तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो ये बोलता है जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर अपनी यूनिट्स को कंज्यूम करता चला जाएगा, वैसे वैसे उसका सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट विल फॉल। ठीक है। एज अ कंज्यूमर गो ऑन कंज्यूमिंग द कमोडिटीज, एमयू डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट्स टेंड्स टू डिक्लाइन। बात समझ में आ गई है कि नहीं आई है? एक स्टेज ऐसा भी आएगा जब एमयू 0 हो जाएगा और अगर उसके बाद भी कंजम्पशन पैटर्न फॉलो होता रहा तो एमयू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब बुक में तुम्हारी जो डेफिनेशन लिखी है वही मैं भी बोल के बता रहा हूं। तुमको पेपर में कैसे लिख के आना पड़ेगा, तुम्हें पेपर में लिखना पड़ेगा जब भी कोई तुमसे पूछेगा कि लॉ लिखो तो तुम सबसे पहले लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ लॉ। एंड स्टेटमेंट ऑफ लॉ में ना एग्जैक्ट लिखकर आना, बिकॉज लॉ की स्टेटमेंट हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाउएवर फ्रैंक की जो किताब में तुम्हारे सामने दे रखा है, आप फ्रैंक बुक फॉलो कर रहे होगे फॉर श्योर, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, the law states that as amount consumed of a commodity increases, other things being equal, the utility derived by the consumer from additional units goes on decreasing। यही मैंने भी बात बोली, यही तुमको इस स्टेटमेंट ऑफ लॉ के अंदर लिखकर आना पड़ेगा। फिर ये लॉ को तुम एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सप्लेनेशन में तुम अपने वर्ड यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और हर लॉ कुछ अजम्पशन के ऊपर होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखा, एक्सप्लेनेशन लिखा, फिर लिखा अजम्पशन। अब यहां पर अजम्पशन कोई 4 पॉइंट लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या एक्सप्लेनेशन होता है, क्या अजम्पशन होता है, जरा देख लो। कंज्यूमर शुड बी रैशनल, रैशनल का मतलब क्या होना चाहिए भैया? सेन होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर शुड बी रैशनल। दूसरा, देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जब भी आप कोई खाना वाना खाने बैठते हुए घर में तो लगातार 5-10-15 मिनट के लिए खाना खाते हो, ऐसा थोड़ा ना करते हो कि एक रोटी आज खाई एक रोटी शाम को खाई। ठीक है। कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस, commodities should be homogeneous। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? एक ही जैसी कमोडिटी खा रहे हैं, ये नहीं कि भैया एक रोटी इतनी बड़ी एक रोटी जब बड़ी बड़ी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा भाई। कमोडिटी शुड बी, ठीक है, एंड देयर शुड बी नो चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम, उसकी चेंज ना हो रही हो, तो वो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो।
तो समय ये बात समझ में आई कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बॉस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बस इतनी सी बात है कि जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम करते चले जाएंगे, एमयू डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट टेंड्स टू डिक्लाइन। जब आंसर लिखने जाएंगे तो वहां पर स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखेंगे और जो ये मैंने लॉ बताया उसको एक्सप्लेन करेंगे 2 पॉइंट्स के अंदर, फिर अजम्पशन लिख के चले जाएंगे और डायग्राम अगर बना दिया तो सोने पर सुहागा। डायग्राम क्या बनाएंगे, वही जो मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन इस डायग्राम में सिर्फ आप एमयू प्लॉट करके आएंगे, जैसे x0y, यहां पर है यूनिट्स और यहां पर है एमयू। केवल एमयू प्लॉट करके आना, ऐसे करके कुछ एमयू बन रहा होगा, तुम चाहे तो स्ट्रेट लाइन भी बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबा, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। क्लियर, डन, बढ़े आगे। एक एक टॉपिक समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम लोग रश करके कोई अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक क्या है हमारा, और वो है हमारा आज का मेन टॉपिक। मेन टॉपिक कैसे, क्योंकि हमको चैप्टर में सबसे जरूरी जो पोर्शन है वो है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अभी बॉस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के 3 केसेस हैं, इन्हीं 3 केसेस से आपका पेपर तो 100% बन के आ रहा होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से मिलेगा आपको। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम पढ़ने जा रहे हैं 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस, फिर आईसी एनालिसिस। अब देखो 2 अप्रोचेस होते हैं। एक पहला अप्रोच होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल मतलब समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ऐसी कोई चीज जिसको हम नंबर्स में टैली कर सकें, काउंट कर सकें, उसको बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। तो 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी केस, ठीक है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस या इक्वी मार्जिनल कमोडिटी वाला जो केस है वो है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, बिकॉज यहां पर सब कुछ हम मेजर कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो चलो भाई शुरू करते हैं और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस क्या कहला रहा है और इसको कैसे लिखकर आना है, आइए देखते हैं। चलो भाई, अब यहां पर सबसे पहले ना तुम मीनिंग लिखोगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मीनिंग क्या होती है, वैसे आसान भाषा में मीनिंग क्या है, कंज्यूमर शुड बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अटेन्स इक्वल सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ स्पेंडिंग। जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसी के बराबर का अगर सेटिस्फैक्शन डिराइव कर लेंगे तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग बात इसी चीज को घुमाकर लिखी है, आप चाहें तो कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये बात लिखकर आना है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर अटेन्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विद हिज स्पेंडिंग। ये बात है, जितना खर्चा कर रहे हैं उसके बराबर सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा, तो वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। सबसे पहले तुम मीनिंग लिखकर आने वाले हो। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होती है कंडीशन। आप चाहते तो मैं इसकी मीनिंग लिख के दे सकता हूं, लेकिन किताबों में लिखी हुई है तो वो बार बार रीराइट करने में दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन है यहां पर MUX इज इक्वल्स टू PX। अब ये X क्या है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X। PX क्या है, प्राइस ऑफ X, मतलब जितना सेटिस्फैक्शन डिराइव किया वो प्राइस के बराबर हो जाएगा, तो वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ये मैंने कंडीशन लिख लिया, इसके बाद क्या लिखेंगे, आप लेंगे एक शेड्यूल और फिर बनाएंगे आप इसका प्रूविंग। शेड्यूल पर आते हैं, चलो यहां पर कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट अ कंज्यूमर हैज ₹600 with him, ₹600 with him। एक कंज्यूमर के पास 600 रुपए हैं, ठीक है ना। एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज अगेन लेट्स से कितना ले लूं, 600 रुपए, ये भी 600 ले लिया। अब एक शेड्यूल बना रहा हूं, फिर आपको डायग्राम बनाना है। यहां पर है यूनिट्स, यहां पर है लेट्स से कमोडिटी जो ये कंज्यूम करने वाला है। पहला यूनिट कंज्यूम किया, लेट्स से वो था 700 रुपए का। दूसरा यूनिट उसने कंज्यूम किया, लेट्स से था वो 650 का। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, लेट्स से था वो 600 रुपीस का। और चौथा यूनिट जैसे ही उसने कंज्यूम किया ना बेटा, चौथा यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है और लेट्स से वो है हमारा 500 रुपए का, और पांचवा यूनिट लेट्स से 350 रुपीस का है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां होगा, किस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमें बस इतना सा पता लगाना है
कि जिस जगह mu और p बराबर आ जाए, MUX और PX बराबर आ जाए, भाई हमारा ये 700 है, क्या यहां इक्विलिब्रियम है? नहीं, बिकॉज ये तो क्या है, ये है MUX, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कमोडिटी X, ये MUX है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है ना। फिर यहां पर 650 है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? इस वाले पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होने वाला है, बिकॉज यहीं पर आपका MUX और PX बराबर है। तो मतलब कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्स थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तीसरी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहां पर MUX और PX बराबर बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहां पर हमने एज्यूम भी किया था कि उसके पास 600 रुपए है और प्राइस ऑफ कमोडिटी भी 600 रुपए है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, वैसे इनकम का यहां पर कोई रोल नहीं है, हम यहां पर केवल यही अज्यूम कर सकते थे, लेट प्राइस ऑफ कमोडिटी बी 600 रुपीज। ठीक है, इनकम का रोल अगली केस में आने वाला है। अच्छा, अब इसका तुम डायग्राम भी बना के दिखाओगे। डायग्राम कैसे बना के दिखाओगे बाबू? x यहां पर है, 0 यहां पर है, y यहां पर है, यहां पर आएगा यूनिट्स, यहां पर आएगा कमोडिटी MUX। तो भाई हमारा प्राइस तो था 600, प्राइस कांस्टेंट है, फिर फर्स्ट यूनिट थी, सेकेंड यूनिट थी, थर्ड यूनिट थी, और थर्ड यूनिट पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है, दिस इज MUX। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये है हमारा इक्विलिब्रियम। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा बॉस कि सर ये वाला एरिया क्या है? यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होता, यहां पर होता है कंज्यूमर सरप्लस में। मतलब पैसे कम खर्च हो रहे हैं और सेटिस्फैक्शन ज्यादा डिराइव हो रहा है। यहां पर देखो, पैसे कम खर्च हो रहे हैं और सेटिस्फैक्शन ज्यादा डिराइव हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। समझ में आ रही है बात? क्लियर? क्लियर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस समझ में आ गया, जहां पर MUX और PX बराबर हो जाएगा, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होने वाला है। चाहो तो तुम ये डायग्राम फटाफट से बना लो और बढ़ते हैं आगे। तो कर लिए ना नोट? बढ़े आगे। अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है इस चैप्टर के अंदर वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस। अब टू कमोडिटी केस में ऑब्वियस सी बात है, हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है जब एक कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है जिसके प्राइसेस अलग अलग हैं। प्राइसेस इक्वल नहीं है, प्राइसेस इक्वल वाला केस हमारे यहां नहीं है, प्राइसेस अलग अलग वाले हमारे केस में, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन आप सबसे पहले लिखोगे मीनिंग अपनी किताब से आप पढ़ सकते हैं, और यहां पर मीनिंग जब लिख रहे होंगे तो दो कमोडिटीज को जिक्र करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखने वाले हैं? उसके बाद लिखने वाले कंडीशन। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर कंडीशन क्या हो जाती है? MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X should be equals to marginal utility of good Y divided by price of Y should be equals to marginal utility of money। ये कंडीशन नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, तुमको याद रखना है, मैं बता रहा हूं तुमको। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपेंडिचर टेबल और एग्जाम्पल कैसे लेट कर रहे हैं। तो यहां पर मेरे साथ साथ आप एक्सपेंडिचर टेबल और ये जो डायग्राम है, सॉरी जो शेड्यूल है, वो ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पे आपको अगली कंडीशन लिख रहा हूं, शेड्यूल। और शेड्यूल क्या है जरा देखो। ठीक है, शुरू करें, शेड्यूल बनाया जाए। चलो भाई शेड्यूल लेते हैं, शेड्यूल लेते हैं, शेड्यूल लेते हैं, शेड्यूल लेते हैं। एक लाइन छोड़ दीजिएगा। लेट्स से एक कंज्यूमर के पास इनकम है 40 रुपए की, और वो दो कमोडिटी कंज्यूम करता है। प्राइस ऑफ एक्स है लेट्स से 10 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स इज 5, और प्राइस ऑफ Y ये 10 रुपए है। ये हमने अज्यूम कर रखा है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन हो और तुम्हें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने को बोल दिया जाए, लेकिन नहीं है तो मैं ले सकता हूं, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने यहां पर कॉलम बनाया है यूनिट्स, फिर अगला कॉलम बनाया है MUX, फिर अगला कॉलम बनाया है MUY। बहुत ध्यान से देखेंगे, बिकॉज यही चीज आपके लिए गेम चेंजर हो जाएगी। पेपर में 99% चांस ये है कि ये आपको आएगा पेपर में। ठीक है, चलो आप देखते हैं। यूनिट्स लिखेंगे 1 से लेकर 6 तक, आप भी मेरे साथ साथ लिख लो मेरे भाई। यूनिट्स लिखो 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद लिखते हैं 50 45 40 35 30 25। उसके बाद लिखते हैं यहां पर 80 70 60 50 40 एंड 30। अब जो बॉस हम अगला कॉलम बनाने वाले हैं ना, वो है हमारा MUX डिवाइडेड बाय PX,
और उसके बाद जो अगला कॉलम है MUY डिवाइडेड बाय PY। आओ करते हैं, MUX है PX है, डिवाइड करते हैं। 50 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 10, 45 डिवाइड बाय 5 9, देन 8, देन 7, देन 6 एंड देन 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगेन हम यहां पर डिवाइड करते हैं। 80 डिवाइड बाय 10 इज 8, देन वी हैव 7, 6, 5, 4, 3। अब हमने देखो कंडीशन पढ़ी थी ना, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। यहां पर हमने दोनों चीजें निकाल ली। अब जहां जहां पे बराबर है वहां वहां पर आपको सॉल्यूशन करना होगा। जैसे कि यहां पर 8 है, यहां भी 8 है, यहां 7 है, यहां भी 7 है, यहां 6 है और यहां भी 6 है। सिमिलरली यहां पर 5 है और यहां भी 5 है। जहां जहां पर बराबर आ रहे हैं वहां पर तुमको एक्सपेंडिचर टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वही ध्यान से देखो, वही देखोगे और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हमको बस इतना ध्यान देना है कि जो भी हम कॉम्बिनेशन ले रहे हो वहां पर पूरी इनकम खर्च हो रही हो। तो अब बनाने जा रहे हैं हम लोग एक्सपेंडिचर टेबल। इसी के बेसिस पर तुमको नंबर दिले मिले जाएंगे। तो ऐसा ना करना कि तुम ये बनाना ही नहीं। तो यहां पर हम पहला बना रहे हैं कॉम्बिनेशन और अगला कॉलम बना रहे हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, शुरू करें और पता लगाएं कहां पर इक्विलिब्रियम होगा। सबसे पहले कॉम्बिनेशन कौन सा ले रहे हैं हम लोग? 8 8 वाला। मतलब कॉम्बिनेशन क्या ले रहे हैं? 8 8 8 वाला कॉम्बिनेशन। यहां पर x कितना कंज्यूम कर रहे हैं? x कंज्यूम कर रहे हैं 1 यूनिट। और यहां पर y कितना कंज्यूम कर रहे हैं? सॉरी, x कितना कंज्यूम कर रहे थे? 3 यूनिट, माफी चाहता हूं। और y कितना कंज्यूम कर रहे हैं? 1 यूनिट। समझ में आ रहा है ये xy कैसे निकाला? ये है x वाली लाइन और ये है y वाली लाइन। ये देखो MUX और PX है, MUY अपॉन PY है। तो x कितने पर है? 3 पर। y कितने पर है? 1 पर। तो खर्चा कितना हो रहा है? x आता है मेरी जान 5 रुपए का और y आता है 10 रुपए का। ये हम लोगों ने लेट कर रखा था। और यहां पर खर्चा हो रहा है टोटल 25। अब देखो उसके पास पैसे कितने हैं? 40 रुपए। यहां पर खर्चा कितना हो रहा है? 25 रुपए। इसका मतलब यहां पर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिंपल, नहीं आ रहा है इक्विलिब्रियम में। अगले कॉम्बिनेशन पर देखते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है 8 7। 8 7 साथ साथ है ना, बराबर बराबर। अब यहां पर x कितना हो रहा है और y कितना हो रहा है? देखो x कितना हो रहा है यहां पर? 4। x कितना हो रहा है? 4। और y कितना हो रहा है मेरे भाई? 2। खर्चा कितना हुआ? 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 10 20। खर्चा कितना? पूरा 40। क्या बात है, पूरा 40 उसके पास था, पूरा खर्चा हो गया। तो इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम विद दिस सेट ऑफ कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ रहा है व्हेन ही कंज्यूम्स 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। इतनी बात दिमाग में बैठा के रख लो, तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन पेपर में तुमको बाकी कॉम्बिनेशन भी सॉल्व करके आने हैं। एट 6 वाला भी और एट 5 वाला भी तुम ये सॉल्व करके दिखा रहे होगे। इतना करने पर तुमको नंबर मिल रहे होंगे। और मान लो ये तुमको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दे दिया जाए, जहां पर तुमको ये कॉम्बिनेशन दिया हो और ये एक्सपेंडिचर टेबल निकालनी है, तो तुम निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? कमेंट सेक्शन में मेंशन करके दिखाओ कि तुमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये जो तुमने पढ़ा है ये था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग टू कमोडिटी केस भी बोलते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी का ये आखिरी केस था। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व और बजट सेट। तो ये सारी चीजें आने जा रही हैं, जल्दी से यहां तक नोट करो और बढ़ते हैं आगे। चले बॉस, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम लोग ऑर्डिनल एनालिसिस भी बोलते हैं। बॉस ये ऑर्डिनल एनालिसिस क्या होता है? ऑर्डिनल मतलब समथिंग व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हाउएवर वी कैन रैंक द कंपैरिजन। हो सकता है ना कि लेट्स से मैं बोलूं कि आईफोन अच्छा है या वन प्लस अच्छा है, तो मैं बोलूं आईफोन एक कैटेगरी का है और वन प्लस हम सी कैटेगरी का है या बी कैटेगरी का है। ऐसे रैंक करके अपनी प्रेफरेंसेस बता सकें, नंबर्स में मेजर ना कर सकें अगर सेटिस्फैक्शन, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल एनालिसिस। अब बॉस ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है? शेड्यूल क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये हम सीखने जा रहे हैं यहां से। और यहां से थोड़ा सा इंटेंस पढ़ाई होने वाली है। अगले 15-20 मिनट के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है। सो यू मेक श्योर कि तुम ये दिल लगा के यहां से पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। सो भाई इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? जरा मैं एक शेड्यूल बना रहा हूं मेरी जान, तुम भी बना लो मेरे साथ साथ। चलो भाई, मैं यहां पे बना रहा हूं एक कॉम्बिनेशन, फिर बना रहा हूं लेट्स से यहां पर है क्लोथिंग और यहां पर है फूड। ये एग्जांपल मैंने आपसे बुक से लिया ताकि आपको होमली फील हो सके।
कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन बी है, कॉम्बिनेशन सी है एंड कॉम्बिनेशन डी है। अब ये कॉम्बिनेशन ना सब अलग अलग कॉम्बिनेशन है। क्या कहते हैं, यहां पर है 1 2 3 4, यहां पर है 10 7 5 एंड 4। अब देखो क्या कह रहा है, ये बोलता है ये जो मैंने शेड्यूल बनाया है इसको बोलते हैं हम लोग इंडिफरेंस शेड्यूल। और एक्चुअल में इसके ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो उसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है ना, इंडिफरेंस शेड्यूल समझ में आ रहा है। अब ये क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व ये बोलता है, अगर मैं इसी चीज को प्लॉट कर दूं एक डायग्राम पर, यहां पर लेट्स से है हमारा क्लोथिंग और यहां पर है फूड, और जो ये कॉम्बिनेशन है लेट्स से ये कॉम्बिनेशन ए हो गया, ये कॉम्बिनेशन बी हो गया, दिस इज कॉम्बिनेशन सी एंड दिस इज कॉम्बिनेशन डी। इंडिफरेंस कर्व ये कहता है कि हर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। कंज्यूमर को क्या होता है, हर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर्स को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। मतलब यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग एनी कॉम्बिनेशन रिमेन्स द सेम। चाहे कंज्यूमर को 1 यूनिट ऑफ क्लोथिंग मिल जाए, 10 यूनिट ऑफ फूड मिल जाए, या 2 यूनिट या 7 यूनिट या 3 5 4 4, जो भी कॉम्बिनेशन मिल जाए, उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो अनचेंज्ड है। और इसी चीज को अगर आप ग्राफ के थ्रू बता देंगे तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व. Indifference curve is a graphical representation of indifference schedule where every combination offers the consumer same level of satisfaction. समझ में आया तुमको इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहीं से तुमको एक और चीज सिखाने जा रहा हूं जिसको हम लोग यहां पर निकालेंगे भी. चलो निकाल के दिखाते हैं. एक कॉलम बना लो MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अगला टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वन कमोडिटी फॉर कंज्यूमिंग सम अदर क्वांटिटी. मतलब उस वो रेट जिस रेट पर एक कंज्यूमर एक कमोडिटी के कंजम्पशन को सैक्रिफाइस कर रहा है ताकि वो दूसरी कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ा सके विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नोन एज एमआरएस. एमआरएस आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा. इट इज द रेट एट विच वन कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू कंज्यूम सम अदर कमोडिटी विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नोन एज एमआरएस. निकालते कैसे हैं? लॉस अपॉन गेन करके. अब लॉस निकालते हैं बॉस. जरा मैं अगर ये डायग्राम यहां से भगा देता हूं, इस डायग्राम को. चलो हटाओ डायग्राम. ओके ये भी हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं. चलो भाई एमआरएस मैंने कहा लॉस कितना, पहले पे तो डैश आ गया. लॉस कितना हो रहा है? 3. गेन कितना हो रहा है? 1. तो कितना हो गया? 3/1 इज 3:1. देन लॉस कितना हो रहा है? 2. गेन कितना हो रहा है? 1. 2:1. देन लॉस कितना हो रहा है? 1. और गेन कितना हो रहा है? 1:1. तो ये आपने एमआरएस निकालना सीख लिया है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि वाई इज आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू और कॉन्वेक्स इन शेप, तो तुमको क्या बताओगे? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस. आंसर क्या होगा? क्योंकि एमआरएस फॉल हो रहा है इसलिए ये कॉन्वेक्स नेचर का आइटम है. ठीक है, बात समझ में आ गई. अगला टॉपिक है इंडिफरेंस मैप. अगला टॉपिक क्या है? इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप क्या है? एक ग्राफ जिसमें कई सारे इंडिफरेंस कर्व हमने प्लॉट कर रखे हैं, और ये लेट्स से 1 है, 2 है, 3 है, 4, कई इंडिफरेंस कर्व हमने प्लॉट कर रखे हैं, और हर एक ग्राफ, हर एक इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बता रहा है. तो इंडिफरेंस मैप is like a bunch of indifference curve plotted on a single diagram which shows different level of satisfaction offered by them. बात समझ में आ गई? तो अगर इंडिफरेंस मैप आएगा तो बता लोगे. इसके बाद आता है अगला टॉपिक जो है हमारा इनकी प्रॉपर्टीज, आईसी की प्रॉपर्टीज. ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछी भी जाती हैं. तो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. आओ देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में क्या होने जा रहा है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल 4 पॉइंट पढ़ लोगे तो बन जाएगा. सबसे पहला है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है.
ऐसा क्यों? क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाता चला जाता है और दूसरी का कम करता चलाता है, इसीलिए वो राइट लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है और स्लोप्स डाउनवर्ड कर रहा है। दूसरा है आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, और तुमको बताया था आईसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज एक इंडिफरेंस कर्व अलग सेटिस्फैक्शन बताता है, एक इंडिफरेंस कर्व अलग सेटिस्फैक्शन होता है। लेट्स से पहले इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फैक्शन है 10, दूसरे का है 5, कभी इंटरसेक्ट करेंगे क्या? नहीं। और फोर्थ एक और प्रॉपर्टी लिख के आना, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स और वाई एक्सिस। अगर एक्स और वाई एक्सिस को टच कर देगा वहां पर हमारा कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, और कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है इंडिफरेंस कर्व के केस में, कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करना ही चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपको यहां पर प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जैसे हायर देन डिफरेंस कर्व मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, तुम कोई भी चार प्रिपेयर कर सकते हो। तुम्हें समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? कैन वी गो अहेड, अगले टॉपिक पर आ जाएं? चलो भाई अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है मेरे भाई बजट लाइन। बजट लाइन ये बेहतरीन टॉपिक है। इस बजट लाइन को पढ़ने के लिए पहले हमें एक बजट सेट बनाना पड़ेगा, फिर उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर समझते हैं ये बजट लाइन क्या कह रही है। तो चलो 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 चलो, लेट्स से मैंने ये बोला है मेरे भाई कि एक कंज्यूमर के पास ना, लेट्स से एक कंज्यूमर के पास इनकम है 200 रुपए, और वो दो कमोडिटियों पे पैसा खर्च कर रहा है, दो कमोडिटीज पर पैसा खर्च कर रहा है। एक कमोडिटी है एक्स और पी एक्स है लेट्स से 40 रुपीज का, और एक कमोडिटी है वाई और उसका रेट है लेट्स से 20 रुपीज का। तो हमको इस कॉम्बिनेशन से एक बजट शेड्यूल, बजट सेट बनाना है। तो कैसे बनेगा आओ जरा देखते हैं। यहां पर है हमारा गुड एक्स और यहां पर है हमारा गुड वाई, और यहां पर आखिरी में है एक्सपेंडिचर। अब हमें ये कॉम्बिनेशन बनाना सीखना है। चलो देखते हैं कॉम्बिनेशन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। लेट्स से मैंने ये बोला कि मैं एक भी कमोडिटी वाई की कंज्यूम नहीं करूंगी, या मैं एक भी कमोडिटी वाई का कंज्यूम नहीं करूंगा। मैं कितना कमोडिटी एक्स का कंज्यूम कर सकता हूं? भाई देख, एक्स आता 40 रुपए का, मेरे पास 200 रुपए हैं, कितने खरीद सकते हैं अपन? 200 अपॉन 40 कितना आ जाएगा बॉस? 5। सिमिलरली मैंने एक बार बोला कि मैं एक्स का कमोडिटी एक भी नहीं कंज्यूम करना चाहता हूं, तो मैं वाई कितना कंज्यूम कर सकता हूं? मैक्सिमम मैं वाई कितना कंज्यूम कर सकता हूं भाई? वाई आता है 20 रुपए का, ठीक है ना, और मेरे पास है 200 रुपए, तो कितना कंज्यूम कर सकते हैं? 10। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सिमिलरली अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला लेट्स से मैंने ना 4 कंज्यूम कर लिए एक्स, 4 कंज्यूम कर लिए एक्स, तो कितना खर्चा हो गया? अगर 4 कंज्यूम कर लिए तो 4 इंटू 40, 160 रुपए तो खर्च हो गए। कितने पैसे बचे? 200 में से 160 चले गए, बचे 20 रुपए। तो ये कितना कंज्यूम कर सकते हैं? 2। लाइकवाइज आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इस कॉम्बिनेशन के बनाने को, प्रक्रिया को बोलते हैं बजट सेट। ये जो बन के आ जाएगा इसको बोलेंगे बजट सेट। आप सिमिलरली बना सकते हो। चलो मैं आपको दे रहा हूं, आप और बना लेना, मैं यहां फटाफट लिख देता हूं 3 2 1 ताकि समय बर्बाद ना हो। ये कैसे आया है ये आपको कंप्लीट करके यहां वाली टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक। ये मैंने बता दिया बजट सेट। और अगर इसी चीज को हम एक ग्राफ के ऊपर उतार लें, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, बच्चा यहां पर है आपका गुड एक्स, यहां पर है गुड वाई, और इसको अगर हम प्लॉट कर दें तो जो ये लाइन निकल कर आ रही है, लेट्स से इस लाइन का नाम है ए बी, ये जो लाइन निकल कर आएगी इसको बोलेंगे बजट लाइन। इसका मतलब क्या होगा? इस लाइन तक हम मैक्सिमम कंजम्पशन कर सकते हैं। यहां का अगर हमने कुछ भी कंजम्पशन करने की कोशिश की तो हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ये होंगे नॉन फीजिबल पॉइंट्स, नॉन फीजिबल पॉइंट्स। इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। मैक्सिमम कहां तक कंज्यूम कर सकते हैं? इस बजट लाइन के ऊपर आने वाली चीजें या उसके अंदर आने वाली चीजें। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, तुम्हें समझ में आ गया।
अब आएगा तुम्हारा अगला टॉपिक और वो टॉपिक है मजेदार। जल्दी से यहां तक नोट करो और बढ़ते हैं फिर हम लोग लास्ट टॉपिक पर। चले भाई अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी एनालिसिस। इसकी मीनिंग, इसके कंडीशंस, इसका डायग्राम, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अलोंग विद इट्स एक्सप्लेनेशन। तो तुम क्या करके आने वाले हो, सबसे पहले तो तुम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग लिखकर आओगे। तो भाई सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग, और इसका मीनिंग मैं आपको लिखकर दिखा दे रहा हूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कभी कभी आपसे बोलते हैं एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल एनालिसिस या थ्रू आईसी अप्रोच, तो कुछ भी बोल सकते हैं आपसे। तो यहां पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की मीनिंग क्या होगी भाई? अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, मेरे साथ साथ लिख लो बेटा। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when he maximizes his total utility given his income, y मतलब income, and prices of two commodities, इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए जहां पर उसका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। और यहां पर तुम्हें कंडीशन क्या लिखकर आनी है जरा वो देख लो। कंडीशन नंबर 1, MRS XY is equals to PX upon PY, मतलब marginal rate of substitution of good X and Y should be equals to price ratio of two goods PX upon PY। और दूसरी कंडीशन जो तुम्हें सेटिस्फाई करनी है इसके अंदर वो है तुम्हारा IC should be convex to origin, IC should be convex to origin। ठीक है, ये तुम्हें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इसके बाद तुम बनाओगे तीसरी चीज जो है डायग्राम, और डायग्राम बनाते हैं। आओ चलो डायग्राम मेरे साथ साथ बनाओ बिकॉज अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-2.5 नंबर डायग्राम के ही होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर लेते हैं लेट्स से यूनिट्स ऑफ फूड, और यहां पर है लेट्स से यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, यूनिट्स ऑफ फूड और यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग। चलो भाई बनाते हैं। एक ये बनाया मैंने ए और बी लाइन जो कि है हमारी बजट लाइन। बजट के बाहर नहीं जा सकते, बजट पे या बजट के अंदर रह सकते हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूं 3 इंडिफरेंस कर्व। ये है IC3, फिर बनाते हैं एक इंडिफरेंस कर्व जो कि टेंजेंट है IC2, फिर है तीसरा कर्व IC1। ठीक है, यहां पॉइंट पर कट हो रहा है कुछ, इसको लिख लिया M, इसको लिख लिया T और इसको लिख लिया N। अब देखो लेमैन अगर भाषा में तुम्हें समझाऊं तो तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर मैं केवल 3 इंडिफरेंस कर्व को देखता हूं, एक IC1 है, एक IC2 है, एक IC3 है, हमको पता है हायर द IC कर्व हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन अगर कहीं डिराइव हो रहा होगा वो इस पॉइंट पर डिराइव हो रहा होगा ना, इस पर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा होगा। लेकिन क्या ये हमारे बजट में है? आंसर मिलेगा नहीं, हमारा बजट तो ए भी है, ये नॉन फीजिबल पॉइंट पर है। उसके बाद क्या बोलेंगे, IC2 और IC1 के कंपैरिजन में IC2 हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है और हमारे बजट के अंदर भी है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में होगा, जो कि आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही है। at ON point consumer will be in equilibrium because at this point both the conditions will be satisfied। और यहां पर ये आपके बजट में भी आ रहा है। क्लियर है, बात समझ में आई? अब कई लोग पूछ रहे हैं, लेट्स से आपकी जो बुक में डायग्राम बनाया ना वहां पर कई सारे पॉइंट बने कि डी, यहां पॉइंट ले लिया गया है डी, एक पॉइंट ले लिया गया है लेट्स से ए, एक पॉइंट ले लिया गया है लेट्स से बी। तुमको बताना पड़ेगा डी पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं, बिकॉज ये नॉन फीजिबल है, हमारे बजट में नहीं है। ए पर क्यों इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि ये हमारे बजट के अंदर लाई करता है, इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन हमें किसी और पॉइंट पे मिल रहा है। बी पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं, क्योंकि बी से ऊपर एक पॉइंट मिल रहा है टी, जहां पर इक्विलिब्रियम पे हम डिराइव कर सकते हैं। तो यहां तक तुमको आंसर लिखकर आना पड़ेगा। और तुम्हें अगर समझ में आ गया है, मैं बहुत ही जल्दी अपने एप्लीकेशन के ऊपर आंसर राइटिंग के ऊपर कंटेंट देने वाला हूं। अगर लगे तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए तो तुम्हें
यहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जब मैं दूंगा तब आपको मिल जाएगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का कंटेंट। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो अपने टीचर्स, अपने क्लासमेट से जरूर शेयर करें। बड़ी मेहनत लगती है, उसके बाद आप तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है। और मैंने आपको बताऊं तो प्रशांत सर के साथ मिलकर हम लोगों ने अकाउंटेंसी के इन डिटेल्ड वीडियोस डाल दिए हैं। वन शॉट सीरीज मैं लेकर आऊंगा आपको अकाउंटेंसी के ऊपर। आने वाले समय में ऋषभ सर भी आपको वन शॉट सीरीज शुरू करने वाले हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। इसी पर्टिकुलर चैनल पे मैंने सोचा है थोड़ा डाइवर्सिटी लेकर आते हैं चैनल पर। कई सारे टीचर्स जिनका और एक्सपीरियंस मिले वो आप तक वीडियोस लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्रिपेयर करना है अपने कॉलेज एंट्रेंसेस के लिए तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू। जाइए और फटाफट से एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लाफिंग।